तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का विज्ञान जो आपके आगामी परीक्षा होने वाली है अभी जल्द ही। और इसके बारे में इसमें जो आपका 70 नंबर का होगा, 30 नंबर आपके विद्यालय से मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का पेपर होता है। तो चलिए आज देखते हैं 70 नंबर के पेपर में आपके जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको आप विशेष तौर पे इसके सभी प्रश्नों पे विशेष ध्यान दें और सभी प्रश्नों को अवश्य तैयार कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जानते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कई साल पहले का अगर तैयार कर लिए हैं, करीब करीब 10 साल का, तो नियर अबाउट आप 70% तो लेके जाएंगे, इतना कंफर्म है। 70% मैंने कहा है, 70 नंबर नहीं कहा है। यानी आपके इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके करीब 70% नंबर आपके हाथ में होते हैं केवल प्रीवियस ईयर से, क्योंकि क्वेश्चनों का रिपीटेशन होता है बार बार। और इसके बाद फिर वो प्रश्नों में से केवल तरीका बदल देने से वो प्रश्न परिवर्तन सा लगता है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है। तो चलिए बिना समय बिताए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे, और इसका बहुविकल्पी जो प्रश्न है जो पहले 20 नंबर का आपका होता है, इसको पहले देखा जाए। जो एक एक नंबर के होते हैं एमसीक्यू पे होते हैं। तो चलिए इसमें देखा जाए। सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि इसमें ये है कि ये आपके ओएमआर शीट पे करने होते हैं 20 प्रश्न। तो आपके जो ऑप्शन सही होता है उसको आप कलर करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, तो उसे क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस और समतल दर्पण। तो इस तरीके से ये गोली लेंस आपका सही होगा। अब इसके बाद आगे देख रहे हैं आप कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वह मरीजों के दांत को बड़ा देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये आपके अवतल दर्पण का यूज करते हैं। समतल दर्पण का यूज नहीं होता है, ये केवल अपना फेस देखने के लिए होता है। उत्तल दर्पण जो होता है आप जानते ही हैं, और सभी तो हो ही नहीं सकते। तो इस तरीके से अवतल दर्पण का वह यूज करता है जिससे कि वो बड़ा देख सके। उत्तल दर्पण में चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। उत्तल लेंस के अगला जो प्रश्न है वह आप देखिए, इसमें उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच जो कोई प्रतिबिंब वस्तु, कोई बिंब या वो कोई वस्तु रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर वस्तु कहाँ रखी हुई है, 2f और अनंत के बीच में अगर रखी गई, यानी द्वितीय फोकस और अनंत के बीच में अगर रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या कैसा बनेगा? तो इस तरीके से वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। जो चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं ये है कि मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है? कि इसकी समंजन क्षमता जो होती है वही इसका मुख्य कारण है। वह जरा दूरदृष्टिता नहीं है, और निकट दृष्टिता और दीर्घ दृष्टि ये भी नहीं है। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों पे आप विशेष गौर करें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आगामी बोर्ड के लिए। तो आप अगर किसी, जैसे समझ लीजिए कि अगर ये तो बोर्ड है आपका, इसके अलावा आप किसी अगर तैयारी भी करते हैं किसी चीज़ की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे पढ़ते जाएंगे, फिर इसके बाद एक टाइम आएगा कि आपको तैयारी करना होगा, तो सारा टॉपिक पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना चाहिए। तो इस तरीके से सिलेक्शन की उम्मीद बन जाती है, और बाकी हल्का फुल्का और मेहनत करना होता है। तो चलिए अब देखते हैं अपने 5वें प्रश्न को। तो इसमें कह रहा है कि कॉलम ए दिया हुआ है में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से करना है। तो आप ये देखिए कि इसमें जो आपका ये पहला जो होगा विद्युत विभवांतर का मात्रक आपका क्या होता है? वोल्ट होता है। तो पहला का क्या हो गया? चौथा। इसमें देखिए पहले का चौथा इसमें है और इसमें है, तो ये हो गया, ये तो दोनों सही हैं, ये तो खत्म हो गया। बी और सी इसमें है ही नहीं। फिर भी विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? आपका एम्पियर होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला ये पूरा सही जा रहा है, दोनों सही गया। इसका मतलब देखिए इसमें दूसरे का दूसरा दिया, इसका मतलब गलत है, तो ये ऐसा ही गलत हो जा रहा है। लेकिन चलिए सबको देख लेते हैं। विद्युत शक्ति जो होती है इसका क्या होता है? आपका वाट होता है। तो ये आपका तीसरा का दूसरा हो जाएगा, यानी पूरी तरह से ये सही हो चुका है, दूसरे से यही पता चल गया। प्रतिरोध का जो होता है वह ओम होता है। तो इस तरीके से चौथा का क्या हो गया? तीसरा। ये आपका ऑप्शन ये सही है।
इस तरीके से आगे अब देखा जाए छठवें प्रश्न को, तो छठवें प्रश्न में क्या आ रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, तो और इसके बाद फिर कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में समायोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम समायोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो उसमें ऊष्माओं का अनुपात आपका क्या होता है, 1:4 होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जो भी प्रश्न हैं जो बताए जा रहे हैं, ये सब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इन सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो इसमें सी बिंदुओं पर समान रहता है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही होगा। और फिर आगे देखा जाए तो आगे आपको कह रहा है कि देखिए इसमें उपखंड दो, इसका मतलब कि वो जो उपखंड 1 था, जो जिसमें 7 प्रश्न आप देखे हैं, ये आपका फिजिक्स से है, ये अब आपका केमिस्ट्री से होगा, यानी कि रसायन विज्ञान से होगा। तो इसमें देखिए बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, तो इसमें बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र आपका क्या होता है, तो इसमें बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र जो आपका होता है ये सी होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा, ये होगा, क्योंकि एक एक अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड होते हैं और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बंद होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट करके पहले डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे लगातार हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कि सब कहीं डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ही नहीं। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 2 जगह अल्टरनेट है लेकिन एक जगह नहीं है। यानी कि ये आप ध्यान दीजिए कि बेंजीन का जब सूत्र होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन, 3 6, और सबके बीच में अल्टरनेट एक एक छोड़कर डबल बॉन्ड होगा, और इसके बाद फिर हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो आपने क्या देखा, ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब आगे क्या है कि निम्न में कह रहा है कि निम्न में सजातीय श्रेणी कौन सी है, तो सजातीय श्रेणी जो होती है वह क्या है, CH4 और C2H6, ये जो है सजातीय श्रेणी है। इसके बाद फिर आगे देख रहे हैं आपकी अगला जो प्रश्न है, तो ये आपका पहला है, और इसके बाद फिर आप देख रहे हैं ये तो सजातीय श्रेणी है ही नहीं, क्योंकि देखिए इसमें अंतर है आपका, तो ये तो हो जा रहा है, लेकिन इसके साथ ये जो है ये सजातीय श्रेणी नहीं है। ये आपका देखिए ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये आपका हो जा रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका हो जा रहा है, लेकिन हाँ ये भी आपका हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कि हाइड्रोजन यहाँ पे से एक कम किया गया है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 3। तो जहाँ पे हाइड्रोजन निकला हुआ है तो वहाँ पे क्या लग गया, OH, ये आके जुड़ गया। तो इस तरीके से कितने हो गए, तो एक निकला यहाँ से हाइड्रोजन, तो उसकी जगह कौन ले लिया, OH ग्रुप ले लिया, तो ये आपका संभव है। और इसके बाद फिर यहाँ से एक निकल गया तो आपका एक हाइड्रोजन निकल गया, तो कितने हो गए, 5 हो गए। और इसके साथ फिर एक OH ले लिया, तो इसका मतलब ये पूरा मिला गया, यानी OH को अगर हटा दिया तो हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर यहाँ पे OH को हटा दिया हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसके बाद फिर यही चीज़ हमें मिल जाएगा। ये एक सजातीय श्रेणी है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन होगा ये कौन सही होगा, ये वास्तव में तो ये आपका सही है। ये दोनों मिला के आपके ऑप्शन पहला और चौथा किस में है, इसमें है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखिए इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो इसमें भाई खनिज कहा जाता है, यानी पृथ्वी के नीचे जो दबी रहेंगी तो उनको खनिज कहा जाता है। और इसके बाद फिर आगे देखिए दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, जब मुंह का pH हमारा कितना हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये दांतों का क्षय, यानी कि दांत जो होते हैं वह झड़ने लगते हैं या टूटने लगते हैं, यानी कि दांतों में जैसे लगेगा कि वह छोटा छोटा टुकड़ा करके टूटना शुरू हो जाता है। आगे अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि अभिकथन, ये आपको दिया हुआ है एक अभिकथन दिया हुआ है, एक तर्क दिया हुआ है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। यह एक विस्थापना अभिक्रिया है, यानी विस्थापना लिखा है, विस्थापन अभिक्रिया बताना है उसको। तो फिर है कि इसमें तर्क कर रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें आपका सही क्या है और ये ऑप्शन क्या सही होगा। ये कह रहा है कि दोनों अभिकथन और तर्क जो दूसरा है, ये पहला दूसरा दोनों अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, और तर्क जो दूसरा है वह अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। तो ये बात सही है कि यह तो कथन जो है इसका यह क्या कर रहा है, ये पुष्टि कर रहा है कि यह वास्तव में इसके साथ इस वाले रिएक्शन में ये
घटना होती है। तो ये आपका ए ही सही होगा, ये दोनों सही नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ये दोनों सही हैं, तो ये तो बात कह रहा है कि दोनों सही हैं, तो ये ठीक है, परंतु कह रहा है कि ये इसका स्पष्ट नहीं करता है, तो स्पष्ट तो कर रहा है। आगे फिर है कि ये सही, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, ऐसा है ही नहीं, दोनों एक दूसरे का संबंध एकदम सही है। पहला और दूसरा दोनों गलत हैं तो ऐसा भी नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब अगले प्रश्न को देखिए 13वां, इसमें कह रहा है कि रासायनिक समीकरण एक ठो है, उसको आपको पूरा करना है। तो इसमें कह रहा है NaOH है, इसके साथ क्या जोड़ा जाए कि CH3 COO Na प्लस CH2 आप अरे सॉरी जो जल है H2O ये आपका बने। तो NaOH के साथ क्या किया जाए, तो Na देखिए यहाँ पे आया है, इसके बाद फिर OH आपका इस ऑक्सीजन के साथ, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो CH3 COOH यानी ये जो सिरका यानी कि एस्टिक एसिड है, ये आपका जिसे आप एक तरह से एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं, तो ये आपका जो है यहाँ पे अगर लगाएंगे तो CH3COO इसमें से H आपका निकल जाएगा। मान लीजिए इसमें से H निकल गया, तो H निकल गया तो OH के साथ आपका क्या बना देगा, ये जल बना देगा, और CH3COO जो बचा हुआ है उसके साथ Na आ गया, तो यहाँ पे आपका बनेगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। अगला आप देख रहे हैं तो आपका फिजिक्स पूरा हो गया। पहला वाला जो खंड था वो फिजिक्स का था, दूसरा वाला खंड आपका जो था वो केमिस्ट्री का था। अब ये तीसरा खंड देख रहे हैं आप, ये आपका किसका होगा, ये बायोलॉजी का होगा। तो इसमें आपको देखना ये है कि देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो यानी कैसे अंतःश्वसन होता है, अंतःश्वसन से कैसे आप अंतःश्वसन की प्रक्रिया कैसे पूरा होती है, तो इस तरीके को आपको बताना है। तो ये देखिए नासाद्वार, नासाद्वार मतलब हमारे नाक के जो छिद्र होते हैं, इसके बाद फिर कंठ, कंठ में जाता है, तो कंठ में थोड़े जाएगा, कंठ में तो भोजन जाता है, ये तो पहले ही गलत हो गया। ये नासा मार्ग है, बहुत अच्छी बात, इसके बाद नासाद्वार सही है। ये जो आपका इसके बाद फिर श्वास नली, तो ये आपका श्वास नली में डायरेक्ट थोड़े चला जाता है कि नाक से सीधे श्वास नली में चला जाएगा। इसके बाद ग्रसनी दिया है, ये उल्टा थोड़े हो जाएगा, ग्रसनी पहले आती है, श्वास नली बाद में, तो इस तरीके से ये भी आपका गलत है। ऐसे तो पूरा मानव शरीर ही बदल जाएगा। इसके बाद फिर आगे जो है वह कंठ, तो पहले कंठ में चला गया, कंठ में कैसे जाएगा, सांस ले रहे हैं, भोजन थोड़े खा रहे हैं, तो ये भी गड़बड़ आपका हो गया। इसके बाद डी वाला जो ऑप्शन है वह नासाद्वार ग्रसनी, ठीक है, ये भी नासाद्वार ग्रसनी, तो ये पक्का है कि 3 तो ऐसे ही गलत हो गया, तो ये चौथा ही होगा, लेकिन इसको भी देख लिया जाए, नासाद्वार ग्रसनी चला गया, फिर ग्रसनी से कंठ, कंठ से ये आपका श्वास नली, श्वास नली से कुपिकाएँ, कुपिकाएँ हाँ वो ये सही है, जो आपकी शाखाएँ होती हैं, तो इस तरीके से ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपका जो ग्रसनी और कंठ ये एक साथ होते हैं, ये इपिग्लोटिस होता है, तो उसी के कारण ये इधर उधर, जैसे सांस जब हम लेते हैं तो वह एक इपिग्लोटिस जो होता है वह कंठ पे लग जाता है, जिससे कि हमारी सांस फेफड़े में चली जाती है, सांस नली में चली जाती है, और फिर जब हम सांस ले लेते हैं तो इपिग्लोटिस जो होता है वह कंठ से फिर खुल जाता है, वह ग्रसनी को ढक लेता है, और इस तरीके से फिर हम भोजन करते हैं तो कंठ में चला जाता है, तो इस तरीके से क्रम होता है। तो ये दोनों एक साथ अगल बगल ही होते हैं, जो इपिग्लोटिस जो माइंड के कंट्रोल में होता है उसके अनुसार सारा काम होता है। आगे जो है निम्नलिखित कथन का कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये कह रहा है आपका, तो इसमें देखिए कथन और कारण, जैसे आपका उधर दिया था अभी कथन और उसके बाद फिर तर्क दिया था, सेम उसी के जैसा ही है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, ठीक। मानव पुरुष में कारण कह रहा है, कारण क्या है इसका कि मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, यानी जो आपका पुरुष है उसमें एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, इस कारण होता है। तो भाई कुल बात ये है कि जो कथन है वह तो सही है, तो और जो ये, लेकिन ये जो है ये गड़बड़ है, ये गलत है, क्योंकि ये जो कारण है वह सत्य नहीं है कि मानव जो होता है पुरुष में एक X और एक Y होता है, इसमें XX होता है, तो ये आपका गलत है। जैसे कथन सही है, तो देखिए इसमें दोनों कह रहा है कि सही है, तो ये हो ही नहीं सकता, ये दोनों सत्य है, परंतु कारण तथा कथन सही व्याख्या नहीं करता है, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इस तरह की यहाँ पे कथन तो सत्य है और दोनों सत्य कहाँ है, कथन तो आपका सत्य है, कारण असत्य है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। ये कथन असत्य है, कारण सत्य है, ये नहीं होगा। तो इस तरीके से आगे देख रहे हैं आप अगले प्रश्न को, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है।
तो विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा क्या है, यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है तो उसकी सही दिशा क्या है। सही दिशा आपका ABCD ऑप्शन है। ये कैसे आपस में जुड़े होते हैं, तो इसका देखिए यहाँ पे दिशा तो इसकी इधर की होती है, तो इधर की दिशा ये है, इसका सिर ही हेड ही जुड़ जा रहा है, हेड कभी जुड़ता नहीं है। तो ये आपका फिर आप देख रहे हैं इसकी दोनों और दिशा ऐसे अलग है, तो दिशा जो होती है एक समान होती है, दिशा इधर की होती है। ये आपका सही ऑप्शन होगा सी। ये A है आपका, ये B है और ये C है, ये D है, तो ये आपका ये ऑप्शन सही होगा कि जो होता है हेड टेल से जुड़ा होता है और दिशा दाहिनी तरफ ऐसे होती है। अगला जो प्रश्न है उसे आप देख रहे हैं, इसमें है कि जो थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है, तो ये तो पहले ही सही हो गया, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत है। इसमें जो 18वां प्रश्न है, इसमें देखिए कार्य चित्र में भाग ABC किस क्रम में होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे A है, ये आपका B है और ये C है, तो ये किस क्रम में होते हैं। तो कहने का मतलब जो बीज है उसके बारे में इसमें बात हो रहा है, बीज के अंकुरण वगैरह की बात हुई। तो इसमें कह रहा है कि परांकुर मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा जो पौधा बनता है, और ये जो आपका बीज पत्र है, हाँ ये भी सही है। इसके बाद फिर आपका मूलांकुर मतलब ये नीचे जड़ जाता है, जड़ बनता है ये नीचे का हिस्सा, और ऊपर पौधा बनता है, और ये आपका बीज पत्र होता है। तो ये आपका क्रम ये सही है, C वाला। इसके बाद फिर ये तो गड़बड़ है, क्योंकि मूलांकुर ऊपर थोड़े हो जाएगा, तो जड़ ऊपर रहेगी पौधा नीचे, तो ये गलत है। आपका 19 जो होगा वह जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, तो ये तो सही है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, ये भी सही है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ये दोनों गलत है, ये पहला और दूसरा सही है। इस तरीके से ये आपका ये पहला और दूसरा इसी में दिया हुआ है, इसलिए ये आपका सही होगा। इसके बाद अगला चलते हैं, और आखिरी ये जो होगा आपका ये है ऑब्जेक्टिव जो है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो तीसरे पोषी स्तर पे भाई मांसाहारी होगा, तो क्योंकि एक पौधा होता है स्वपोषी, और उसके बाद फिर उसे कौन खाता है, कोई शाकाहारी, और शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी। तो इस तरीके से जो होगा उपभोक्ता जो होगा वो तीसरा ये मांसाहारी होगा। तो बच्चों ये 20 ऑब्जेक्टिव देखा गया। इन सभी 20 ऑब्जेक्टिव को आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इससे रिलेटेड आपका बताया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से इसको तैयार कीजिएगा, और इसके बाद फिर जो बाकी जो आपके लिखित जो प्रश्न हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव था OMR शीट पे करना है, तो लिखित जो है वो आपका अगले वीडियो में हम बनाकर देंगे, उसे आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको लिखित के बारे में प्रश्नों का आइडिया लग जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न लिखित वाले पूछे गए हैं।